गुड इवनिंग गाइस। तो हम अपनी विज़न की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। हम उसमें ऑलरेडी फर्स्ट टेस्ट कर चुके हैं पॉलिटी का। सेकेंड टेस्ट के हम आधे क्वेश्चन कर चुके हैं और आधे क्वेश्चन अब करके इस तरह हमारे पॉलिटी के 2 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले आप अपना जवाब खुद देगा, उसके बाद आप फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसर मोशन इन द लोकसभा. It should state the reasons for its adoption in the Lok Sabha. It can be moved only against an individual minister. तो देखो यार, ये बिल्कुल सही है कि हाँ, हमें रीज़न बताना होता है कि हमने सेंसर मोशन क्यों हमने इशू किया है, और ये ओनली नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी चल सकते हो और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी चल सकते हो। तो इसके ओनली वन इज़ द राइट आंसर। With reference to the classification of political parties on the basis of ideology, which of the following correct describe the liberal party के बारे में आपको बताना है। Parties which wants to restore the old socio-economic and political institutions, parties which believe in the status quo, parties which aim at the reforming the existing institution, parties which aim at the establishing a new order by overthrowing the existing institution। Guys देखो, वैसे इसका आंसर सी करेक्ट है। देखो, जो ओवरथ्रोइंग वाला कंसेप्ट है ना, वो रेडिकल वालों का होता है। रेडिकल वाले क्या चाहते हैं, जो भी पुराना चल रहा है ना, उसको एकदम से जड़ से उठा के फेंक दो। मतलब रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे, वो जड़ से उठा के फेंकना चाह रहे हैं। जो ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, ये मेनली कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपसे लिबरल पूछा, लिबरल वो होते हैं जो रिफॉर्म के उस पर रास्ते पे चलते हैं कि हाँ, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसे हमें रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है गाइज, consider the following statement regarding the election of vice president. Nominated members of both the houses of the parliament do not take part in the election. Members of state legislatures have no role in the vice presidential election. देखो गाइस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इलेक्शन देते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहीं पे गलत होगी। नॉमिनेट मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरी बात, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस हिसाब से हमारी बी स्टेटमेंट इज द राइट। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर. मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद हिज प्रायर परमिशन. ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. देखिए, जिस तरह पार्लियामेंट में कोई भी मनी बिल अनाउंस होता है तो उससे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होने से पहले गवर्नर की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, लेकिन ये एडवांसेस नहीं ले सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विच ऑफ द स्टेट गिवन अबव हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू हैव स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर. देखिए गाइस, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उस वक्त जो ये स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की बात हुई थी वो मेनली 3 स्टेट्स में हुई थी, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। लेकिन जब 94th अमेंडमेंट एक्ट आया 2006 में, उस वक्त क्या हुआ, इसमें से बिहार को हटा दिया गया और साथ में किसको ऐड किया, और ओडिशा को भी हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के साथ जो अभी न्यू स्टेट्स बनी थी, जैसे झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और उत्तराखंड बना था, तो उसमें क्या गया, झारखंड और किसे, छत्तीसगढ़ को ऐड किया था। तो फिलहाल अभी इसमें मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। खैर, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, with reference to the houses of the parliament, consider the following statement. The member of Lok Sabha are directly elected while those of the Rajya Sabha are indirectly elected. Every union territory is represented only in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha. Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is a permanent house. ठीक है गाइज, जो मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जबकि राज्यसभा का इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इवन कि राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो ओपन बैलेट से होते हैं, सीक्रेट बैलेट से नहीं होते हैं। देखो गाइस, एवरी आ गया यहाँ पे, सिर्फ 2 यूनियन टेरेटरी हैं जो राज्यसभा में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, वो भी जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, और अब जम्मू कश्मीर की भी है तो वो भी हुआ करेगी। ठीक है, और अनलाइक द राज्यसभा, लोकसभा इज अ परमानेंट, उल्टा हो गया। अगर यहाँ पे राज्यसभा होता, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा नहीं है, तो ओनली वन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, which of the following powers are enjoyed by the speaker of Lok Sabha but not by the chairman of Rajya Sabha? The decision about whether a bill is a money bill or not, presiding over a joint session of the 2 houses of a parliament. देखो गाइस, पहली बात बिल्कुल सही है कि हाँ, मनी बिल डिसाइड करना है या नहीं, ये कौन, स्पीकर के पास पावर है। राज्यसभा के पास तो पावर ही नहीं है, तो चेयरमैन की तो बात अलग ही छोड़ो। जो भी ज्वाइंट सेशन होता है तो स्पीकर के पास पावर होता है, स्पीकर क्या करता है, उसमें प्रिसाइड करता है। और अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है, और अगर डिप्टी स्पीकर भी प्रिसाइड अवेलेबल ना हो तो डिप्टी चेयरमैन करता है। तो चेयरमैन के पास तो कभी भी पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों में क्या है, स्पीकर के पास पावर है और चेयरमैन के पास पावर नहीं है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर. Consider the following statement regarding the 0R of the parliamentary proceedings in India. It is a device which under the rules of the procedure to raise matters without any prior notice,
इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग एंड अवेल इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पहली बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई हमने अर्जेंट प्रायर नोटिस है तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ही पहला आर नहीं होता, कोई भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का सबसे पहला आर क्वेश्चन आर होता है, उसके बाद 0 आर स्टार्ट होता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या गलत है, तो ये नाइदर 1 नाइदर 2 हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be a minister. The salaries and allowances of the minister shall only be determined by the state legislature. तो देखो जो मिनिस्टर मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर वो सिर्फ 6 मंथ तक ही रह सकता है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। और 6 महीने बाद अगर उसने अपनी वो किसी का भी दोनों हाउसेज में से किसी का भी मेंबर नहीं बना तो उसको सीज़ कर दिया जाएगा। और जो सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं मिनिस्टर की वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करती है। एक सेकंड रुको, कह रहे थे जो सैलरीज और अलाउंसेज है मिनिस्टर की वो सिर्फ डिटरमाइन करती है स्टेट लेजिस्लेचर। तो हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर। A person must be the elector of the assembly constituency of the state concerned in order to contest state assembly elections. Members of the scheduled caste or scheduled tribes can contest a seat not reserved for them. देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जिस बंदे ने जहाँ से लड़ना है वो वहीं का होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन अगर लोकसभा के या लोकसभा के लड़ रहे हो तो उसमें ऐसे कोई नहीं, आप किसी भी स्टेट से हो आप लड़ सकते हो। ठीक है, हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग उन सीट से भी लड़ सकते हैं जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। ठीक है, इवन कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन होती है कि हाँ यार अगर 100 सीट्स में बोल दें कि 10 सीट इनके लिए रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट वालों की, तो उनके लिए जो अगली और जो 60 सीट्स है ना वो उनमें से भी अपनी सीट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो स्टेटमेंट आर द करेक्ट। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्लियामेंट कैन मेक क्लास ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पार्लियामेंट किस टाइम पे स्टेट लिस्ट पे भी क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बनाती है अंडर आर्टिकल 253। नेशनल इमरजेंसी के थ्रू ऑफकोर्स सारी की सारी स्टेट्स की पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर पे आ जाती है। और प्रेसिडेंट रूल में तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है भाई, तो स्टेट कैसे काम करेगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में खैर ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहली 3 क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। Consider the following statement. A person can be elected to the office of the president for any number of terms if the office of the president falls vacant by resignation, removal, death or otherwise. The election to fill that vacancy shall be held within 3 months. देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। वो एंड नंबर ऑफ टाइम्स का प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे यूएसए में क्या है कि वो कोई भी एक इंसान प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ, अगर कोई प्रेसिडेंट का वैकेंट हो जाए उसकी ऑफिस तो इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स उठाना होता है, 3 मंथ्स नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगी। तो 1 इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द सेंटर इज एम्पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट विद रिगार्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर। ऐसी कौन सी मैटर्स हैं जिसमें सेंटर क्या है स्टेट को ऑर्डर दे सकती है कि भी हाँ तुम इम्प्लीमेंट करो हमारे डायरेक्शंस को। मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, इन इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, इन ड्राइक अप एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट। तो भाई तीनों मैटर्स में क्या कर सकती है, सेंटर दे सकती है। तो आंसर डी इज द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइवेट बिल। इट रेफर्स टू अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट अदर देन द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन पावर। The President of India decides whether or not a private member is allowed for introduction in the Parliament. No private members bill has been passed by the Parliament in India since 1991. देखो गाइस, प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, अब यार मेंबर जो मेजोरिटी में होते हैं वो तो आई थिंक 270 से ऊपर होते हैं। ठीक है, और पर मिनिस्टर से कितने बनते हैं, 50-60 भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो प्राइवेट ही पहली बार बिल्कुल सही गलत हो गई है। सिर्फ प्राइवेट मेंबर उसे बोला जाता है जो मिनिस्टर ना हो, ना कि जो मेंबर ऑफ पार्टी पावर में हो, उसके अलावा नहीं होता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है नहीं, जो स्पीकर होता है ना वो डिसाइड करता है लोकसभा में कि वो प्राइवेट मेंबर बिल है या नहीं। ठीक है, इंट्रोड्यूस होना चाहिए नहीं। और अगर कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ का चेयरमैन डिसाइड करता है। ठीक है, नो प्राइवेट बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया सिंस 1991 है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो अभी तक जो भी प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस होते हैं उसमें से आई थिंक 11 या सिर्फ 14 बिल ही ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, और उसमें से भी 1991 के बाद कोई भी बिल पास नहीं है। तो ओनली 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द provision of the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, PESA.
It extends the provision of the Part 9 to the Constitution relating to the Panchayat to the 5th and 6th scheduled areas. It reserves half of the seats for the scheduled caste and scheduled tribes in every Panchayat. It empowers the state government to nominate scheduled tribes which have no representation at the district level. इसमें आंसर 3 बिल्कुल सही है। तो क्या है जो एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया के एक्ट है, पहली बात तो ये प्रोविज़न पार्ट 9 में है ही नहीं है, ठीक है। जो पंचायत का है वो पार्ट 11 में है। दूसरी बात, इट रिजर्व्स हाफ ऑफ द सीट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर है कि हाँ वो शेड्यूल ट्राइब्स को नॉमिनेट कर सके जिनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिप्रेजेंटेशन है। तो ओनली थर्ड इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द कमीशन एंटर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद टास्क ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के भी कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के भी कराता है, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। तो फर्स्ट 3 and 4 एज द करेक्ट ऑप्शन। With reference to the union budget, consider the following statement regarding the finance bill presented at the time of union budget. ठीक है, it deals with the grants voted by the लोक सभा and taxation proposal. फाइनेंस बिल की बात हो रही है तो ध्यान रखना, it deals with the grants voted by the लोक सभा and taxation proposal. It is subjected to all the condition applicable to money bill. It must be passed by the parliament and given assent to by the president within the 75 days. देखो जो पहला पार्ट है ना, ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा, ये ना अप्रोप्रिएशन बिल में होता है, फाइनेंस बिल में नहीं होता। हाँ ये बात सही है। देखो एवरी फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल बट नॉट एवरी मनी बिल इज़ अ फाइनेंस बिल, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट इसलिए सही है। हाँ पार्लियामेंट से वो विद इन 70 days में पास वो होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो भाई पढ़ो, ठीक है। खैर ये तो मतलब कि ये लोगों को वैसे नहीं पता होता, तो ठीक है मैं बता देती हूँ। मद्रास की पहली कॉर्पोरेशन शुरू हुई थी 1687 में हुई थी। लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में होता है ये 1870 में हुआ था। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अपॉइंटेड हुआ था 1882 में हुआ था। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इसको 1907 में हुआ था। तो इस हिसाब से 3125 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अ हाई कोर्ट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है? जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट आर रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस। ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट हाई कोर्ट जजमेंट। इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। देखो पहली बात सही है बिल्कुल, तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। देखो दूसरी बात पता है क्या है, देखो बच्चा ना हाँ कर देगा क्योंकि उसको लगेगा यार हाई कोर्ट से तो पर सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही को पावर होगी कि रिव्यू कर सके। बट यार हाई कोर्ट से एक नहीं है, हाई कोर्ट 24 हैं, ठीक है। तो दूसरी स्टेट की हाई कोर्ट भी उस हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर सकती है या जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये गलत इसलिए स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। Consider the following statement regarding the office of president. During his term, criminal proceedings can be initiated against him only in the respect of his personal acts. No civil proceedings can be instituted against him during his term. देखो दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो चल ही नहीं सकती प्रेसिडेंट के खिलाफ, सिविल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं लेकिन 14 दिन का पहला नोटिस देना होता है। तो दोनों स्टेटमेंट की क्या गलत है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state is correct according regarding the VVPAT? It allows a voter to challenge his or vote on the basis of the paper receipt. When a vote is cast, the voter receives a receipt whose safekeeping is the responsibility of the voter. It was used for the first time in 2019 लोक सभा इलेक्शन। तो देखो पहली बात बिल्कुल सही है, दूसरी बिल्कुल गलत है। और पहली ये जो फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी 2013 में यूज़ करी थी, वो भी नागालैंड के स्टेट इलेक्शंस में करी थी। तो तीसरी इस वजह से गलत है। ओनली वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following urban local bodies are created and administered by the state government legislature? ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, पोर्टर्स, स्पेशल पर्पस एजेंसी। देखो भाई जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वो मिनिस्ट्री डिफेंस के अंडर आता है, टाउन एरिया कमेटी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, पोर्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है, स्पेशल पर्पस एजेंसी भी स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो 2 and 4 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 तरह के होते हैं ना, वो सारे पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही काम बंदा करता है कॉन्स्टिट्यूंसी को लिमिट करने का, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन अ पर्टिकुलर से वो डिलिमिटेशन कमीशन ही है, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ये पार्लियामेंट जब आया था हमारा, तो उसमें मैंडेटरी रिजर्वेशन किस किस के लिए रखा था? SC ST वुमेन या OBC।
तो अपने स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। तो SC के लिए, ST के लिए, वुमेन के लिए भी, OBC के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो 1, 2, 3 एंड अ करेक्ट ऑप्शन। With reference to the zonal council, consider the following bodies. They are statutory bodies established under the State Reorganization Act of 1956. CM of a state coming under zone acts as the chairman of the council by rotation. पहली बात बिल्कुल सही है, जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और इसी एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश की गई है, लेकिन जो होम मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। तो पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रिसाइडिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी भी आपको पता है 31 से 34 जज करने की बात की हुई है। तो भाई कौन करता है ये काम? ये काम सिर्फ पार्लियामेंट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स गिवन अंडर द आर्टिकल 275, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर गिवन बाय पार्लियामेंट टू द स्टेट्स which are in need of the financial assistance and not to every state. They are given to the states on the recommendation of finance commission. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट देती है जिस स्टेट को नीड हो, ना कि हर स्टेट को। और दूसरी बात ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे देती हैं। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। If a person fails to intimate his choice of the house within 10 days of being elected to both the houses parliament, which of the following would happen? अगर कोई MP है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में इलेक्ट हो जाए, तो अगर वो 10 दिनों में ये नहीं पता कर सकता यार मैं किस में रहूँ, तो क्या होगा? His election to both the houses will be declared void. His seat in the Rajya Sabha will become vacant. His seat in the Lok Sabha will become vacant. He will be disqualified under the 10th schedule of the Constitution. तो भाई B is the correct answer। राज्यसभा के अंडर इसकी सीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? वैकेंट हो सकती है। अगला पढ़ते हैं। With reference to the judges of the Supreme Court and the High Court, consider the following statement. The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge for both the Supreme Court and High Court. A judge holds office until he attains the age of 65 years in case of Supreme Court and High Court judges. A Supreme Court judge can resign from his office by writing to President, while a High Court judge resigns by writing to Governor. देखो भाई, बिल्कुल पहली बात बिल्कुल सही है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 ईयर्स तक करता है, जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 तक करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे हाई कोर्ट का जज है, अगर उसने रिज़ाइन देना दोनों के दोनों प्रेसिडेंट को लिखते हैं। नो डाउट हाई कोर्ट वाले जज को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन जब वो रिमूव या रिज़ाइन उसने करना हो तो वो प्रेसिडेंट को लिखता है। ठीक है, तो 2 and 3 ये दोनों गलत हैं, तो करेक्ट कौन सी है? ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर प्रोटियम स्पीकर ऑफ द लोकसभा भाई कौन होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। जब न्यू लोकसभा बन के आती है, ठीक है, तो क्या होता है उस वक्त हमने क्या है, हर मेंबर को शपथ दिलवानी होती है। क्या शपथ दिलवानी होती है? तो शपथ कौन दिलवाता है? वो क्या करते हैं, जो सीनियर, जो ऑलरेडी मेजोरिटी पार्टी में से जो ऑलरेडी पहले ओल्डेस्ट मेंबर या सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, उसको हम प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कौन करता है? The elected by the members of Lok Sabha, nominated by outgoing speaker, nominated by party in the majority, या appointed by the president। तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सिलेक्ट नो डाउट वही करेंगे भाई लोकसभा के लोग, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इट मैंडेटरी टू कंसल्ट द ग्राम सभा अंडर द पेसा एक्ट 1996? लैंड एक्विजिशन, ग्रांट ऑफ माइनिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स, असर्टेनेटिंग ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। भाई तीनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राम सभा की कंसल्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो वैसे नहीं गलत लिखा है, यहाँ पार्ट 11 आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सेट कर लो। अरे नहीं सॉरी यार, पार्ट 1 नहीं 9 थी, सॉरी मैं शेड्यूल में थोड़ा वो हो गई थी, कन्फ्यूज़ हो गई थी। वो शेड्यूल 11 है, पार्ट 9 ही है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत, ऑथराइजिंग द पंचायत टू लिवाई, कलेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो देखो पहली और थर्ड बिल्कुल सही है, बाकी ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है, पंचायत की नहीं होती। तो 1 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? रिटर्न नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू या DPSP? देखो सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को लिमिट करता है रिटर्न नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। फेडरल सिस्टम भी, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कोई भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के कोई तोड़ के काम करोगे तो भाई जुडिशरी इसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे स्टेट्स का अलग है ना, वो अलग है। DPSP ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन। जो पार्लियामेंट टूल्स होते हैं कंगारू और गुलेटिन, वो एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन? प्रिविलेज, कॉलिंग अटेंशन, एडजॉर्नमेंट या क्लोजर? तो भाई क्लोजर है, आपने पढ़ा होगा क्लोजर के अंदर भी 4 मोशंस आते हैं। ठीक है, तो
कंगारू मोशन में क्या करता है, हम जो भी डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक पे जो डिस्कशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, मेनली सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी को स्किप कर देते हैं और वोट कर देते हैं। गुलेटिन में क्या होता है, डिस्कस ही नहीं करते, बिना डिस्कस किए क्या कर देते हैं, वोट कर देते हैं। तो ये क्लोजर मोशन से रिलेटेड है। Consider the following statement with reference to the Delimitation Commission. It is a non-statutory body constituted by President from time to time. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. The last Delimitation Commission was constituted in 2012. तो भाइयों ये आर्टिकल 82 के अंदर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे हो जाएगी? तो पहली स्टेटमेंट यहीं गलत हो गई। हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर चैलेंज नहीं हो सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन भाई 2012 में नहीं हुई थी, ये 2001 में हुई थी, और उसके बाद शायद अभी जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब हुई थी तो तब वो बनी है। ठीक है भाई, तो हमने 84th अमेंडमेंट एक्ट से क्या करता है, अभी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट्स को क्या कर रखा है, वो कर रखा है, फ्रीज कर रखा है। ठीक है, तो 1 ओनली 2 इज़ द राइट ऑप्शन। Consider the following statement regarding the adjournment motion. It is an extraordinary device available only in Lok Sabha to raise a matter of अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। देखो गाइस, कहीं जहाँ वर्ड ओनली आ जाए ना या एवरी आ जाए, इन दोनों पे ना बहुत अच्छे से फोकस करा करो, क्योंकि वो यहीं पे कंफ्यूज करता है। इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस टू बी एडमिटेड। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द सेम सेशन। देखो पहली बात बिल्कुल सही है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होता है डिवाइस, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। बाकी यार सपोर्ट इसमें ना 1/10 की नहीं 50 मेंबर्स की चाहिए होती है। 1/10 तो यार 55 हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज कर देगा। हाँ, ये ऐसा डिस्कशन नहीं है, ठीक है, तो जो मैटर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं करते, तो 1 and 3 द राइट आंसर। इसके लिए क्या करते हैं, जब ये मोशन पास हो जाते हैं ना तो लोकसभा स्पेशली 2.5 घंटे निकालती है कि हाँ 2.5 घंटे से कम तक पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, 2.5 घंटे तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द इनइफेक्टिवनेस और द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? The large size of parliament, increase in the delegated legislation, the increased recourse to the guillotine, reduce the scope of the financial। भाई तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, बिना डिस्कशन के आप वोट कर रहे हो तो इनइफेक्टिव आपकी इफेक्टिवनेस कैसे रहेगी? पार्लियामेंट का साइज़ भी बड़ा है, किसी में आपस में भाई अच्छा से समझौता नहीं होता, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज़्यादा होगी, तो तीनों इज़ 1, 2 and 3 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूनियन बजट? आपको पता है ना, बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 112 है वो बजट से रिलेट करता है। ठीक है, तो करते हैं एस्टीमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, इकोनॉमिक सर्वे, एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 1, 2 and 4 बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक सर्वे कोई बजट का पार्ट नहीं होता भाई। ठीक है, वेज एंड मीन्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है मिसमैच, जब गवर्नमेंट में कुछ मिसमैच हो ना मतलब कि पैसे का, तो कौन देता है, आरबीआई देता है। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो 1, 3, 4 एंड 1, 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन पटिशन। इलेक्शन पटिशन, ध्यान देखो, इलेक्शन पटिशन alleged malpractice during the election can be filed only by another candidate and not by an elector. Election petition can only be filed in the concerned high court. If an election commission is held, it can lead to the restaging of the election in that constituency. देखो पहली बात ऐसी बात नहीं है, कोई भी इलेक्टर भी क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। हाँ, इलेक्शन पटिशन सिर्फ कंसर्न हाई कोर्ट में फाइल होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्शन पटिशन को बता दिया कि हाँ यार सही है, तो इलेक्शन को द्वारा दिया जाता है। तो 2 and 3 आर द करेक्ट। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन, आप कर लेना, ठीक है। द नॉमिनेशन पेपर ऑफ अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन टू द लोकसभा शुड फर्निश विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन। मुझे अब लोकसभा में इलेक्शन लड़ने हैं तो मैं अपना पेपर दूंगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड और डिस्चार्ज इन द एनी क्रिमिनल ऑफेंस, द एसेट्स ऑफ हिज हर स्पाउस एंड एसेट्स ऑफ डिपेंडेंट, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। भाई तीनों चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर म्यूनिसिपल बॉडीज़। म्यूनिसिपल बॉडी के बाद कहाँ से रेवेन्यू आता है? प्रोफेशनल टैक्स, टोल चार्ज ऑन न्यू ब्रिजेस, एजुकेशन सेस, वाटर चार्ज। तो चारों तरफ से क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटी के पास टैक्स रेवेन्यू। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन मशीनरी इन द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिटर्निंग ऑफिसर का देखो क्या सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क एट द स्टेट लेवल। सीईओ दैट इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कंडक्ट इलेक्शन एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल फॉर अ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्टली मैच्ड।
तो करेक्टली मैं सिर्फ थर्ड है, ठीक है। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन को कंडक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो स्टेट लेवल पे सुपरवाइज करता है इलेक्शन। तो ओनली थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Who of the following have the right to participate and speak in the proceedings of the either house of the Indian Parliament? Ministers who are not member of either house, Attorney General, nominated members of the Rajya Sabha, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखो यार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई हक नहीं है, ना नॉमिनेटेड मेंबर्स को है। अटॉर्नी जनरल को है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास वही प्रिविलेजेस होते हैं जो एमपी और एमएलए इंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 88, ठीक है। और मिनिस्टर्स हु आर नॉट मेंबर, आपको पता है मिनिस्टर आप अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप मिनिस्टर रह सकते हो 6 महीने के लिए। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शंस, a candidate cannot contest for more than 2 parliamentary or assembly constituency at a general election. In case of death of a contesting candidate before the actual polling, the election for the constituency is cancelled. A person who is convicted for the offence of insulting the national flag is disqualified to contest in the elections to the parliament and the state elections. देखो पहली बात बिल्कुल सही है, कोई भी कैंडिडेट 2 पार्लियामेंट्री से ज़्यादा इलेक्शन नहीं कर सकता, दो सीट से ज़्यादा कहीं और नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर डेथ हो जाए पोलिंग से पहले तो इलेक्शन भाई कैंसिल नहीं होते। दो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर किसी ने आप नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यही है कि जो सेंटर और स्टेट है वो दोनों कोऑपरेशन से काम करें, ठीक है। नीति आयोग भी हमने तभी नीति आयोग बनाया, पहले प्लानिंग कमीशन था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का कोई रोल नहीं था, तभी हमने क्या किया, नीति आयोग बनाया। नीति आयोग में 2 अलग से बनाई, एक टीम इंडिया विंग बनाई, एक उसका थिंक टैंक बनाया, ठीक है। थिंक टैंक में मेनली एक्सपर्ट्स होते हैं और टीम इंडिया विंग में हमारी स्टेट्स, यूटी, इन सब का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने नीति आयोग बनाया, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कौन कौन प्रमोट करता है। इंटर स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल पावर्स बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा इन द पार्लियामेंट। देखो इंटर स्टेट काउंसिल बिल्कुल बात सही है, आर्टिकल 263 के, और प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा तो है ही यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, तो ये तो सबसे पहले है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, जुडिशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया? देयर आर नो प्रोविजन फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर enjoyed collectively and not individually by the parliament. Which of the statements given above are not correct? नॉट करेक्ट पूछे। देखो प्रोविज़न पार्लियामेंट्री प्रोविज़न का है कॉन्स्टिट्यूशन में, एमपीज़ को 105 आर्टिकल में है और एमएलए को 194 में है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंडिविजुअली हम इंजॉय कर सकते हैं, करेक्ट है, तो दूसरी भी क्या होगी, नॉट करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, नॉट करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो देखो जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है वाइस प्रेसिडेंट रूल करता है, और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो तो सीजीआई करता है, डिप्टी चेयरमैन नहीं करेगा। और अगर सीजीआई भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज करता है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं। तो इस फोर्थ भी गलत है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट। Consider the following statement regarding the State Legislative Council. The Constitution of India has fixed the maximum minimum strength of the State Legislative Council. The actual strength of the council is fixed by the State Legislative Assembly. Majority of the members of the council are indirectly elected. देखो पहली बात बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली का कोई रोल नहीं है। हाँ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें आपको पता है 5/6 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 1/6 होते हैं जो सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बिल्कुल सही। 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी इज द करेक्ट। With reference to the institution of Lok Adalats in India, consider the following statement. It has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act 1987. A Lok Adalat can be organized by both Supreme Court as well as the High Court. Every award made by Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute. भाई तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी अदालत, लोक अदालत वो देती है, जजमेंट देती है, वो फाइनल होती है, बाइंडिंग होती है। हाँ, नोट अपील पे हो सकती है, अपील कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which of the following best describe a point of order? ठीक है, इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवाइस रेज व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। देखो पहली बात है बिल्कुल सही है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब कोई भी उठा सकता है जब हम क्या कर रहे हैं, हाउस में रूल्स को फॉलो ही ना कर रहे हैं, बिना रूल्स के काम कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई भी उठा सकता है, ठीक है। तो बाकी ये स्टेटमेंट्स तो गलत ही है।
ठीक है, तो आप पढ़ लेना। तो गाइस यहाँ पे हमने 2 टेस्ट कर लिए, तो कल 3rd टेस्ट है वो ज्योग्राफी का है। तो कल मिलते हैं, कल नहीं तो मैं पक्का परसों तो पक्का मिलूंगी। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।